वेलकम टू मंत्रा क्लासेस। हम लोग T20 सीरीज के नाम से एक सेट प्रैक्टिस कर रहे थे, जिसमें ऑफलाइन सेट का डिस्कशन कर रहे थे। सेट नंबर 104 बीपीएससी पीआरटी का हो चुका है अभी तक, और आज हम लोग उसका डिस्कशन करेंगे। जो ऑफलाइन में सेट हुआ है उसका एनटीपीसी भी इसी में शामिल किया गया है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, 7 मीटर ऊंचे एक पेड़ के शीर्ष से एक मीनार का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यदि मीनार की ऊंचाई 47 मीटर है, तब मीनार से पेड़ कितनी दूरी पर स्थित है। देखिएगा क्वेश्चन क्या कर रहा है। पेड़ जो है, एक पेड़ है, उसका ऊंचाई कितना है, तो क्वेश्चन के हिसाब से कहिएगा कि पेड़ 7 मीटर ऊंचा है। तो 7 मीटर ऊंचा हम एक पेड़ बना दिए। अब 7 मीटर ऊंचे पेड़, एक पेड़ के शीर्ष से, तो पेड़ का शीर्ष तो यही है, टॉप पार्ट। तो यहाँ से एक मीनार का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। इसका मतलब यहाँ से कोई मीनार को देखा जा रहा है, और उन्नयन कोण 30 डिग्री, इसका मतलब मीनार जो है पेड़ से ऊंचा है। तो इसके बगल में एक मीनार बना दी। अब यहाँ से देखेगा पेड़ के शीर्ष से क्या, मीनार को, तो इसको लाइन को मिला दिए। अब लाइन मिलाते हैं तो ये बिन लाएंगे, तब बनेगा क्या, एंगल उन्नयन कोण क्या डिग्री, 30 डिग्री। तो यहाँ जो एंगल बन रहा है वो क्या डिग्री का बन रहा है, 30 डिग्री का बन रहा है। यदि मीनार की ऊंचाई 47 मीटर है, जो पूरा मीनार आप देख रहे हैं वो 47 मीटर का है। पूरा जो आप मीनार देख रहे हैं कितना है, 47। अगर यहाँ से यहाँ तक 7 है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना है, 40 है। ये जो आप देख रहे हैं कितना है, 40 है। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तब मीनार से पेड़ कितनी दूरी पर स्थित है। मीनार यही है और पेड़ यहाँ है। मीनार से पेड़ की दूरी, तो ई लंबाई कह दीजिए चाहे ये वाला लंबाई कह दीजिए, बात बराबर है, क्या कि दोनों तो बराबर ही है। तो कोई एक का मान निकाल दीजिए, वही हमारा आंसर होगा। देखिए हमको लंब पता है और आधार निकालना है। लंब और आधार का सीधा रिलेशन है किसका, टेन का। टेन क्या कहता है, टेन थीटा जो होता है लंब बटा में आधार, परपेंडिकुलर बटा में बेस होता है। अब टेन 30 डिग्री दिया हुआ है, इसका मतलब टेन 30 माने अगर ये 1 यूनिट है तो ये कई यूनिट होगा, √3 यूनिट होगा। टेन 30 का वैल्यू है। आगे देखिए, अगर 1 यूनिट का मान 40 है, तो आप कहिएगा कि √3 यूनिट का मान जो होगा वो क्या होगा, तो आप कहिएगा 40√3 होगा। कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का लंबाई 40√3, मतलब मीनार से पेड़ का दूरी कितना निकल के आ गया, 40√3 आ गया। यही हमारा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी, 40√3। सेकेंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इजी क्वेश्चन है, हाइट एंड डिस्टेंस का, समझ में आ गया होगा। सेकेंड देखिए, सेकेंड क्वेश्चन में 3 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली 3 गोलाकार गेंदों को पिघलाकर इतना से समझ में आया कि अगर कोई चीज का पिघला कर नहीं भी दिया हुआ रहता, तो आप समझते हैं ना, अगर एक मटेरियल से दूसरा मटेरियल बनाना हो तो उसका क्या इस्तेमाल करते हैं, वॉल्यूम। अब वॉल्यूम दोनों का बराबर करते हैं, पिघला रहे हैं या फिर जिससे दूसरा चीज को बना रहे हैं, तो पहले वाले का वॉल्यूम बराबर है दूसरे वाले का वॉल्यूम। तो 3 गो मटेरियल आप ले रहे हैं, 3 गो गेंद ले रहे हैं, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या, 2 सेंटीमीटर त्रिज्या और 1 सेंटीमीटर त्रिज्या। सब क्या है, गोलाकार है, मतलब गोला है। इन तीनों को पिघला रहे हैं, एक नया गेंद बना रहे हैं, ठीक है। इस प्रक्रिया में 25 सेंटीमीटर द्रव्य, मान वही जो पदार्थ है, की हानि होती है। हानि करने का क्या मतलब कि जितना जो आयतन था तीनों का, उससे जब बना रहे थे ना, वो बनाने के दौरान 25% मटेरियल क्या हो गया, वेस्ट हो गया। तो बचा कितना, 75%, मतलब 3/4 हिस्सा। नई गेंद की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। समझिएगा, जब आप 3 सेंटीमीटर वाला को पिघलाएंगे गेंद को, तो कितना मटेरियल मिलेगा, तो कहिएगा उसके आयतन के बराबर। तो आयतन क्या होगा, 4/3 पाई r³ माने त्रिज्या के पावर 3, तो 3 के पावर 3। आगे देखिए दूसरा लीजिएगा, तो 4/3 पाई r³, तो 2 के पावर 3 प्लस 4/3 पाई r³, 1 के पावर में 3। तीनों गेंद का अलग अलग लिखे और सबको जोड़ दिए, वही तो आयतन होगा। अब देखिए 4/3 पाई आपको कॉमन दिख रहा है, बचा 3 के पावर में क्या, 3 मतलब 27, प्लस में 8 और प्लस में 1 के पावर 3, 1। कितना हो गया, 4/3 पाई 27 और 1 28 और 8 कितना, 36 आ गया।
अब देखिए इतना आ गया आपके पास टोटल मटेरियल, लेकिन कह रहे हैं कि 25% माने 1/4 हिस्सा बेकार हो गया, हानि हो गया। इसका मतलब बचा कितना, तो आप कहिएगा 3/4 पार्ट बचा। तो टोटल का 3/4। अब एगो इतना वॉल्यूम आ गया, यही वॉल्यूम से ना दूसरा को आप बना रहे हैं। तब मान लीजिए जो बना रहे हैं उसका त्रिज्या नहीं है पता, मान लेते हैं 4/3 पाई आर क्यूब उसका आयतन है। अगर त्रिज्या आर है उसका तो आयतन क्या होगा 4/3 पाई आर क्यूब। अब ई वाला बात के बराबर नहीं, क्या कि यही मटेरियल से तो बना है, तो ये दोनों बराबर होगा। अब देखिए काट कूट दीजिए, 4/3 पाई से 4/3 पाई गया, 4 नमैया कितना हो गया 36, 9 तिया 27, आर क्यूब का मान क्या आ गया 27 आ गया। तो आपको नहीं पता आर का मान क्या हो जाएगा 3 आंसर। तो इसका मतलब जो नया बना रहे हैं उसका त्रिज्या कितना होगा, तो 3 होगा। ऑप्शन बी हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा द्विघातीय समीकरण नहीं है। द्विघाती समीकरण नहीं होना चाहिए। आप जानते हैं कि द्विघाती किसको कहेंगे, जब एक समीकरण में पावर में चर राशि के पावर में अधिकतम 2 होना चाहिए। अगर अधिकतम घात 2 है इसका मतलब वही क्या है, द्विघाती समीकरण है। न हमको 3 मिलना चाहिए न कम मिलना चाहिए। देखिए पहला पूरा सॉल्व करना नहीं है एक इक्वेशन, आप ऑप्शन ए को लीजिए। एम में जब 2m से गुना होगा तो 2m² आएगा ना, उसके बाद m में 3 से गुना होगा तो 3m आएगा, तो उससे मतलब ही नहीं रखना है हमको, m² पे ज्यादा फोकस करना है। इधर आएंगे तो m² पहले से, इधर कितना आया था 2m²। जब 2m² में से एगो m² घटेगा तो एगो m² बचेगा, इसका मतलब है कि द्विघाती समीकरण का काम करेगा। आइए दूसरा ऑप्शन पे, y-2 का होल स्क्वायर। आप ब्रेक करके बना सकते हैं, समय ज्यादा जाएगा। a-b का होल स्क्वायर जो होगा a² प्लस में b² और माइनस में 2ab, उससे मतलब नहीं, a² जरूर आया, y का स्क्वायर, ठीक है। अब y का स्क्वायर आया तो बराबर के इधर देखिए तो क्या लिखा हुआ है 2y माइनस में 3 लिखा है। ऐसा तो नहीं है कि ऐसा तो नहीं है कि y² क्या 2y से कोई दिक्कत है, नहीं है दिक्कत। अगर यही y² रहता तब ना कट जाता, इसका मतलब y² अकेला स्वतंत्र है, यहाँ y² अवेलेबल है, इसका मतलब द्विघात समीकरण है ये भी। x में जब x से गुना होगा तो x² होगा, यहाँ जब x में x से गुना होगा तो x² होगा, तो इसका मतलब ये x² से वो x² क्या हो गया, कट गया, ठीक है। इसका मतलब द्विघात तब बन नहीं रहा है, कहीं दूसरा टर्म से बन जाए, दूसरा टर्म को भी चेक करिए। जब x में 1 से गुना होगा x आएगा, प्लस में 8 रहेगा। अब देखिए जब x में 2 से गुना होगा तो -2x यहाँ, -2x यहाँ, माइनस में 4 यहाँ, +2x भी बनेगा। इसका मतलब वो जो कट गया उसके अलावा कहीं भी हमको x² नजर आया या पावर में 2 नजर आया, कोई चर राशि के नहीं आया, इसका मतलब है कि द्विघात समीकरण नहीं बनाएगा। आगे देखिए ऑप्शन डी, m-2 के पावर 3, तो a-b के होल क्यूब में a³ आता है ना, ठीक है आता है, और -bq भी आता है, वो लिखना जरूरी नहीं, माइनस में 3a² भी आता है, 3a² माने क्या m² है, इनटू में क्या b, तो b की जगह क्या लिखे 2। अब क्या है फॉर्मूला, उससे भी फिर मतलब नहीं, बराबर के उधर में हमको mq दिख रहा है, mq से mq कट गया, हमको m के पावर में 2 से मतलब था 2 के आया कि नहीं आया, इसका मतलब ये भी द्विघात समीकरण बनाएगा। तो सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन बी द्विघात समीकरण नहीं बनाएगा, हमारा आंसर यही ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाओं के युग्म की लंबाइयां क्रमशः 18 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है तथा इन दोनों भुजाओं के बीच लंबवत दूरी 12 सेंटीमीटर है। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा, समझिएगा। एक समलंब है तो पहले क्या बना लेंगे, समलंब बना लेंगे। अब इस समलंब में जो समांतर भुजा युग्म है उसका लंबाई 18 और 15 है, तो 18 इसको कर देते हैं बड़ा वाला को और 15 छोटा वाला को। इन दोनों भुजाओं के बीच लंबवत दूरी, लंबवत दूरी माने ऊंचाई कहिए चाहे जो भी कहिए, लंबवत दूरी ऊंचाई को ही कहा जाता है, सीधा सीधा बीच का दूरी, न्यूनतम दूरी को ही लंबवत दूरी कहा जाता है।
बीच का जो लंबवत दूरी है 12 सेंटीमीटर, यहाँ तक क्या करिएगा 12 करिएगा। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा? समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? फॉर्मूला होता है क्या, 1/2 गुना में सम ऑफ पैरेलल साइड। तो सम ऑफ पैरेलल साइड मतलब 15 + 18 कितना 33, गुना में डिस्टेंस बिटवीन देम, माने दोनों भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी कहिए चाहे दूरी कहिए, कितना है 12 है। 2 से 12 कटेगा कितना बार में, 6 बार में। हमारा आंसर क्या आ जाएगा 33 गुना में 6। 33 गुना में 6 क्या होता है 198। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो गया। ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ग्वाला दूध में पानी मिलाता है और मिश्रण को शुद्ध दूध के लागत मूल्य पर बेचता है। प्रति लीटर दूध में कितने लीटर पानी की मात्रा मिलाई जानी चाहिए जिससे उसे 25% लाभ हो? सिंपल है ये सवाल। 25% लाभ माने 25, 1/4, 1/4 हिस्सा हमारा डायरेक्ट क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। कैसे हुआ समझिए बिना सॉल्यूशन का। देखिए, आप जो दूध जितना में खरीद रहे हैं उतना ही में बेच रहे हैं, इसका मतलब कॉस्ट प्राइस में कोई लफड़ा है, जितना में खरीदे उतना में बेचे। फिर से देखिएगा, आप मिला क्या रहे हैं, पानी मिला रहे, ठीक है। मिश्रण को शुद्ध दूध के लागत मूल्य पर बेचता है। मान लीजिए आप 100 रुपया में 1 लीटर दूध को खरीदे, आपका सीपी हो गया। जब आप बेचने गए तब आप कह रहे हैं क्या कि हम 100 रुपया में 1 लीटर मटेरियल बेच दिए हैं। आप खरीदने गए तो 100 रुपया में 1 लीटर दूध खरीदे, आप बेचने गए तो 100 रुपया में 1 लीटर दूध बेच दिए, लेकिन आप खांटी दूध तो बेच नहीं रहे, अब तो पानी मिला के ना 100 रुपये बेच रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, अब कह रहा है कि पानी की मात्रा मिलाई जानी चाहिए जिससे उसे 25% का लाभ हो। 25% का लाभ हो लेकिन बेचेगा तो क्रय मूल्य पर ना। तो कहने का क्या मतलब है कि 100 में खरीदा 100 में बेचता दूध को, लेकिन कह रहा है कि 25% का फायदा हो रहा है, इसका मतलब 125 रुपया उसके पॉकेट में आ रहा है। बिल्कुल 125 रुपया पॉकेट में आ रहा है। तो आप बताइए, ये जो एक्स्ट्रा 25 रुपया है, जब हम जितना में खरीदे हैं उतने में बेच रहे हैं, तो ये 25 रुपया कितने से आ गया? तो आपने वीडियो पॉज हो गया तो समझ में नहीं आएगा, फिर से एक बार समझिए। तो पानी, एक ग्वाला दूध में पानी मिलाता है और मिश्रण को शुद्ध दूध के लागत मूल्य पर बेचता है। आप दूध खरीद के लाए और वही जितना रुपए लीटर खरीद के लाए उतना रुपए लीटर ही बेच दिए, लेकिन आप उसमें पानी मिला के बेचे, तो आप पानी को भी तो दूधे के दाम में बेच दिए हैं, ठीक है। प्रति लीटर दूध में कितने लीटर पानी की मात्रा मिलाई जानी चाहिए जिससे उसे 25% का लाभ हो? कह रहा है कितना मिलाएंगे कि फायदा होने लगेगा 25%। एक बात तो सीधा हम कहें कि आंसर क्या होगा, 25% का मतलब क्या, 1/4 होता है। 25% का मतलब कितना होता है, 25% का जो मतलब होता है वो 1/4 होता है। तो हम डायरेक्ट कहें क्या, 1/4 आंसर होगा, चाहे कोई भी क्वेश्चन हो इस टाइप का। कैसे हुआ समझ लीजिए। अब मान लीजिए कि हम 100 रुपये लीटर खरीदे और 100 रुपये लीटर बेच दिए, तो यो हमको फायदा। तो आप लिख लीजिए क्या कि 125 रुपया में बेचे, कोई दिक्कत नहीं। अब आप जो कह रहे हैं 100 रुपया ना आना चाहिए, जितना में खरीदे उतने में बेचे, तो 100 रुपया में बेचे, लेकिन 25% का फायदो करा देना है, तो इसका मतलब 125 में बिका। तो ये जो एक्स्ट्रा आया 25 रुपया, ये 25 रुपया आया कहाँ से? तो 25 रुपया में आप दूध नहीं, 25 रुपया दूध के बदला 25 रुपया के पानी दे दिए हैं। इसका मतलब है कि हम 100 रुपया में 1 लीटर खरीदे थे दूध, तो 25 रुपया में हम 1/4 लीटर दूध खरीदेंगे कि नहीं खरीदेंगे? बिल्कुल खरीदेंगे। अब 1/4 लीटर जो हम दूध खरीदेंगे, उसके बदले में हम उसके जगह पानी रख के उसको दे दिए, तब ना वो दूधवा हमारे यहाँ रह गया, तो उसका पैसा बच गया। इसका मतलब 1/4 को हम रिप्लेसमेंट किए हैं, तो वही 1/4 हम क्या मिलाए हैं, पानी मिलाए। कोई दिक्कत कहिएगा, कमेंट करके बताइएगा इस क्वेश्चन को समझ लें। ये एक बार खुद मेंटली सोचिए, मेंटली सोचने से क्या होगा, आसान हो जाएगा सवाल, बाद में इतना कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा। आगे देखिए, दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक 4 है, ठीक है। दो संख्या, उसका HCF क्या दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। हम अगर कहेंगे कि दोनों संख्या बताइए, तो आप कह सकते हैं कि एगो संख्या 4x और एगो संख्या 4y होगा। और लघुत्तम समापवर्तक के
दो अन्य गुणनखंड 5 और क्या है 7 है। दोनों संख्याओं में से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। 4 × 5 = 20, 4 × 7 = 28, 20 हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। समझिएगा, अगर हम आपसे एलसीएम पूछेंगे ये दोनों संख्या का निकालने के लिए तो आप कहिएगा 4, x इधर है y उधर है, यही हो गया एलसीएम। क्वेश्चन कह रहा है कि दो अन्य गुणनखंड, मान इस 4 को छोड़ दीजिए तो अन्य गुणनखंड जो है 5 और 7 है। इसका मतलब एगो 5 रहा होगा और एगो कितना रहा होगा 7 रहा होगा। तो संख्या जो हो जाएगा 4 × 5 = 20, 4 × 7 = 28, छोटका कौन 20, बड़का कौन 28। सिंपल। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। m और r के बीच की आयु का अंतर, ठीक है, m है और r है, दोनों के बीच के आयु का जो डिफरेंस है लिख लीजिए m और क्या r। अभी कौन बड़ा है कौन छोटा नहीं पता, इसलिए ऐसा चिन्ह दिए डिफरेंस का। m और r के बीच की आयु का अंतर p और m के बीच की आयु के अंतर के समान है, माने p और m के बीच का जो अंतर होगा ना दोनों क्या है बराबर है। ठीक है, m p से बड़ा है, m बड़ा है p से, तो आप इस बात को ऐसे नहीं लिख के ऐसे लिख दीजिए सीधा m - p, तब ना सही बात। आगे आइए, m p से बड़ा है लेकिन m जो है r से छोटा है। m जो है r से छोटा है, इसका मतलब r बड़ा है m छोटा है, तो ऐसे आप घटा दीजिए। यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यदि r और p की आयु का योग 66 है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि r जो है 100 और प्लस में p, ये दोनों का वैल्यू क्या दिया हुआ है 66 दिया हुआ है। ठीक है, आगे समझिए। तो m की आयु क्या है, m का आयु निकालना है। इस इक्वेशन को पहले सॉल्व करिए। अगर हम r को ऐसे ही छोड़ दें, माइनस p को इधर बुला ले तो क्या हो जाएगा प्लस में p हो जाएगा, माइनस m को हम उधर भेज देंगे तो क्या होगा 2m हो जाएगा। r प्लस b का वैल्यू अब ये देखें क्या 66, तो यहाँ क्या रख दिए 66, अब बराबर में क्या 2m, तो m का मान क्या आ जाएगा 66/2, इसका मतलब क्या 33 हमारा आंसर आ गया। m की आयु कितना हुआ 33, ऑप्शन सी आंसर हो गया। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में समीकरण 2x + 3y = 4 और 3x - y + 5 = 0 के आलेख P, एगो पॉइंट दिया हुआ है, पॉइंट में x क्या है अल्फा और y क्या है बीटा, पर प्रतिच्छेद करते हैं तो 3 अल्फा माइनस में 4 बीटा का मान क्या होगा। सिंपल है, जब दो समीकरण एक दूसरा को प्रतिच्छेद करेगा तो स्वाभाविक बात एक वैल्यू निकलता है, वो पॉइंट का मान निकलता है जिसमें x और y दोनों शामिल रहता है। तो आपको क्वेश्चन में अल्फा और बीटा दे दिया है तो घबराना नहीं, आप समझिए x y दिया हुआ है कैसे है, सो देखिए। प्रतिच्छेद जब करेगा एक समीकरण क्या है 2x प्लस में 3y और बराबर में क्या 4, एक समीकरण क्या है 3x माइनस में y और प्लस में 5 है तो उधर भेज दीजिएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में 5 हो जाएगा। अगर ये दोनों प्रतिच्छेद करता है कोई पॉइंट पे या कोई पॉइंट P है तो हमको पॉइंट का नाम तो बताइएगा x y के रूप में, तो कहिएगा अगर ये दोनों समीकरण को अगर हम हल कर देंगे तो जो x y का मान आएगा वही हमारा हो जाएगा पॉइंट। तो हल करने के लिए आप समीकरण 2 में किससे गुना कर दीजिए 3 से गुना कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा 9x हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा माइनस में 3y हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा माइनस में 15 हो जाएगा। अब समीकरण 1 का समीकरण 2 को जोड़ दीजिए, कट जाएगा, 2 और 9 क्या होगा 11x हो जाएगा, बराबर में क्या होगा प्लस में 4 और माइनस में 15, इसका मतलब माइनस में 11 हो गया। x का मान क्या आ जाएगा माइनस का 1 आ जाएगा, x का मान क्या आ जाएगा माइनस का 1 आ जाएगा। आगे देखिए, अगर x का मान हम समीकरण 1 में रख देंगे तो 2 गुने माइनस से क्या होगा -2, -2 उधर जाएगा तो +2, 4 + 2 कितना 6, 3y = 6, तो y का मान क्या निकल के आएगा 2 निकल के आएगा। x और y का मान निकल गया, मतलब जो हमारा पॉइंट है वो निकल गया -1 और क्या 2। क्वेश्चन में इसको किससे डिनोट किया है अल्फा और किससे बीटा से, इसका मतलब अल्फा का मान -1 और बीटा का मान 2 हो जाएगा। पूछा क्या है 3 अल्फा और माइनस में क्या 4 बीटा, अल्फा की जगह क्या रखें -1, बीटा की जगह क्या रखें 2 रख देते हैं, ये हो गया -3, ये हो गया -8, क्या आ गया वैल्यू -11 आ गया। ऑप्शन नंबर क्या डी आंसर हो गया।
सिंपल सवाल था, समीकरण सॉल्व करके एक्स वाई का मान निकाल दीजिए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में एक वयस्क के टिकट का मूल्य 500 रुपया है और एक बच्चे के टिकट का मूल्य 200 रुपया है। समझिएगा, अगर सियाना आदमी जा रहा है तो टिकट का दाम कितना, 500। अगर बच्चा जा रहा है तो टिकट का दाम कितना, 200 रुपया। दो वयस्कों के साथ एक बच्चा निःशुल्क जा सकता है। इसका मतलब क्या है, अगर दो सियान आदमी गया, वयस्क गया जिसका टिकट का दाम 800 रुपया है, वो दो जाएगा ना, तो दो पर एगो बच्चा फ्री जा सकता है, कोई लेके जा सकता है। ठीक है, दिया हुआ यदि एक समूह में 20 वयस्क और 8 बच्चे हैं तो उस समूह को कितनी छूट मिलेगी। देखिए, अब एगो ग्रुप है, आप अपना परिवार के ग्रुप के साथ गए, आपके ग्रुप में, परिवार के ग्रुप में 20 वयस्क है, आपको पता है कि 2 वयस्क पे एगो फ्री बच्चा जाएगा। ठीक है, तो 20 गो वयस्क ले जा रहे हैं तो कै गो बच्चा फ्री जा सकता है, 10 गो बच्चा फ्री जा सकता है। तो आप तो 2 गो दूसरा के नहीं लीजिएगा, चलिए बातें हटाइए, आप ले कै गो जा रहे हैं, 8 गो के लेके जा रहे हैं। तो मतलब तो आपको 8 गो से न रहेगा, ऐसा तो नहीं कि 20 गो पे 10 गो फ्री तो 2 कन से घींच के ले आइएगा, नहीं। क्वेश्चन के हिसाब से चलिए, लॉजिक के हिसाब से लगाइए। तब 20 बच्चा पे 8 बच्चा माने जा रहा है, तब 20 वयस्क पे कै गो वयस्क फ्री जा सकता है, 10 गो। कहे कि 2 गो वयस्क तो एगो फ्री, 4 गो वयस्क तो उन्हें 2 गो फ्री, 6 गो वयस्क तो 3 गो फ्री, वैसे 20 गो वयस्क तो कै गो फ्री, 10 गो फ्री। लेकिन आपके पास है कै गो बच्चा, 8 गो, तो 8 बच्चा के ना पैसा आप बचा लीजिएगा। तो एक बच्चा का पैसा 200 लगता है, तो 8 बच्चा का पैसा कितना लगता है, 1600। लेकिन इस 1600 रुपये आप क्या कर लिए, सेविंग कर लिए। ठीक है, एक एडल्ट का पैसा टिकट का कितना है, 500। कितना एडल्ट जा रहा है, 20 गो एडल्ट जा रहा है, तो कितना पैसा लगेगा, आप कहिएगा कि 10,000 लगेगा। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में तो कहिएगा। अब समझिए, 100 लिखा गया, 10,000 यहाँ। आप बताइएगा कि 10,000 रुपया आप अपने जेब से लगा रहे हैं, इधर बच्चा पर 1600 लगाना था, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, 1600 का बचत कर रहे हैं। तो ठीक है, लिखिए 1600 का क्या हो रहा है, बचत हो रहा है। पूछा है ना प्रतिशत में, तो 1600 रुपया हम बचा रहे हैं, लेकिन 1600 रुपया कितना पर बचा रहे हैं, तो कहिएगा 10,000 और 1,600 माने 11,600 पे। हमारा जेबी से लगना था 11,600 रुपया, लेकिन लगा रहे हैं कितना, 1600 रुपया। गुना में क्या, 100%। आप इसको कैलकुलेट करिए, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 4 से काटिएगा कितना बार में, 4 बार में, 4 दूना 8, 8 और 3 4 9 36, कितना आ गया, 400। अब बटा में 29% का क्या किए, बचत कर दिए। डेसिमल में कन्वर्ट कर लीजिए, कितना आएगा। अच्छा, 29 को हम 30 मान लेते हैं, पूरा सॉल्व नहीं करने जाएगा, 29 को क्या मान लिए, 30। 30 गुने 35 करेंगे तो 900 हो जाएगा, 900 पार हो जाएगा ना, तो ये आंसर होगा नहीं। 30 गुने 32 करेंगे तो ये 900 पार है, 30 गुने 43, इसका मतलब सीधा नहीं कहें कि ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर है, बिना सॉल्व किए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं के प्रत्येक युग्म की लंबाई 16 सेंटीमीटर है और इन दोनों भुजाओं के बीच लंबवत दूरी 10 सेंटीमीटर है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए, अभी जस्ट पढ़े कि समांतर चतुर्भुज क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुना में सम ऑफ पैरेलल साइड। और सम्मुख माने सामने सामने वाला भुजा जो दोनों कितना का है, 16 का है, तो 16 और 16 कितना, 32। और गुना में दोनों के बीच का दूरी, बीच का दूरी लंबवत कितना है, 10 दिया हुआ है। तो 1/2 गुने 32, 1/2 गुना में 32 और गुना में क्या, 10, क्या बार में 16, 16 गुने 10, 160। आंसर ऑप्शन नंबर सी। इजी क्वेश्चन था ये। 11 नंबर में आइए, ज्योमेट्री से सवाल है, ए का मान क्या होगा। आपको फिगर अगर नहीं दिख रहा होगा तो इसलिए लिख देते, ई जो है 75 डिग्री दिया हुआ है, ई वाला एंगल का वैल्यू, ई वाला एंगल का वैल्यू कितना डिग्री दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, और इस वाले एंगल का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 40 डिग्री दिया हुआ है। समझिएगा, आप जानते हैं कि कोण अगर 75 है तो ये भी कोण 75 होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर ई वाला एंगल 40 है तो ये भी क्या होगा, 40 डिग्री होगा। अब ध्यान से देखिए, हम डिनोट करें एक फिगर ए, इसको मान लेते हैं बी, इसको मान लेते हैं सी। बताइएगा, त्रिभुज ए बी सी में तीनों कोण दिख रहा है, एगो एंगल यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, तीनों कोणों का मान 180 डिग्री होगा।
75 + 40 अगर आपसे पूछा जाएगा तो क्या कहिएगा? कहिएगा 115 डिग्री हुआ। ठीक है, यहाँ हम थीटा मान लेते हैं, तो 115 में अगर थीटा जोड़ दीजिएगा तो टोटल योगफल कितना आ जाएगा? 180 डिग्री आ जाएगा। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा? तो कहिएगा 180 और माइनस में 115 कितना आ जाएगा? 65 डिग्री आ जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? 65 डिग्री आ जाएगा। अब ई लाइन पे आप फोकस करिए, ई लाइन आपको सीधी रेखा दिख रहा है और सीधी रेखा पे बना कोण कितना? 180। तो यहाँ अगर बन गया है कितना? 65 डिग्री, तो यहाँ कितना बनेगा? 115 डिग्री। तब ना 65 + 15 180 डिग्री, तो हमारा आंसर क्या होगा? 115 डिग्री आंसर होगा। या फिर सीधा कह सकते हैं कि दोनों कोणों का जो मान होगा वो बाह्य कोण के बराबर होता है ना, आंतरिक कोण का मान। तो 75 + 40 115, तो वहां भी 115 डिग्री आंसर। सिंपल सवाल था ये। आइए क्वेश्चन नंबर 12 में, दूध और पानी के 120 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:1 है। देखिएगा 120 लीटर का आपके पास मटेरियल है, उस मटेरियल में जो रेशियो है किसका? मिल्क का और वाटर का, क्या है? 2:1। 2:1 3, 3 का वैल्यू 120, 1 का वैल्यू 40, 2 का वैल्यू 80, 1 का वैल्यू 40। मतलब 80 लीटर क्या था? दूध। 40 लीटर क्या है? पानी है। आगे समझिए, मिश्रण में कितना पानी मिलाने पर दूध और पानी का अनुपात 1:2 हो जाएगा? यही आपसे पूछा है। देखिए हम कह सकते हैं कि शुरू में जो रेशियो है 2:1 है, बाद में कह रहा है कि रेशियो को 1:2 में कन्वर्ट करना है। शुरू वाला क्या लिखा हुआ है? मिल्क लिखा हुआ है, बाद वाला क्या लिखा हुआ है? वाटर लिखा हुआ है। अब मिलाना क्या है इसमें? वाटर को मिलाना है, पानी। अब जो मिल्क पहले था वही अभी रहेगा, लेकिन देखिए तो दोनों जगह बराबर है नहीं है, तो पहले बराबर करना पड़ेगा। तो इसमें किससे गुना कर दे? 2 से। 2 एकम क्या हो जाएगा? 2, और 2 दूना क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। कोई दिक्कत? यहाँ भी दूध कितना हो गया? 2, यहाँ भी 2, पानी यहाँ 1, तो यहाँ 4 बढ़ा। क्यों? कहा कि इसमें कुछ ना कुछ मिलाया गया। तो कितना मिलाया गया? 3 यूनिट मिलाया गया। पूछा है कि लीटर में बताइए कि कितना मिलाया जाएगा। देखिएगा यही 2 1 3 अगर इतना काम नहीं भी करते तो आप समझिए 2 और 1 3, 3 का वैल्यू 120, तो 1 का वैल्यू 40, तो 3 का वैल्यू 40, तो 120। सीधी बात है। तो 120 लीटर क्या मिलाया जाएगा? वाटर मिलाया जाएगा। हमारा आंसर कितना हो गया? 120 लीटर। नेक्स्ट एक देखिए क्वेश्चन नंबर 13, 2 -2 +2 -2 +2 -2 डॉट 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 n का मान क्या होगा? लॉजिक समझिएगा इसका। सम प्लस सम बराबर क्या होता है? विषम प्लस विषम बराबर क्या होता है? सम प्लस विषम बराबर क्या होता है? वही लॉजिक पे काम करता है। जैसे देखिए अगर हम सम संख्या लिखें, उस सम संख्या में कोई भी एक सम संख्या को जोड़ देंगे तो हमको जो प्राप्त होगा वो भी तो समय होगा, उसी लॉजिक पे काम करेगा। पहले लिखा हुआ है प्लस में, फिर लिखा हुआ है माइनस में, प्लस में माइनस में, प्लस में माइनस में। अब एक बात ध्यान से समझिएगा, अगर ये बात 2 बार ही लिखा रहता तो दोनों एक दूसरा से राफ साफ, आंसर 0। अगर 4 बार लिखा रहता तो आप कहते 2 बार प्लस आया होगा, 2 बार माइनस आया होगा, तो ये आंसर 0। अगर हम कहें नहीं ऐसे 6 बार लिखा हुआ है तो आप कहिएगा 6 बार लिखा, इसका मतलब 3 बार प्लस रहा होगा और 3 बार माइनस रहा होगा, इसका मतलब तो ये आंसर क्या होगा? 0 होगा। तो इसका लेकिन लिखा हुआ कितना बार है? आप कहिएगा n बार लिखा हुआ है, तो n का मान तो आपको पता नहीं है कि कितना बार लिखा हुआ है, लेकिन इस समझ में आ रहा है कि अगर n सम संख्या होगा, n क्या होगा? सम संख्या। मतलब 2 बार लिखा हुआ रहे, चाहे 4 बार लिखा रहे, चाहे सब बात को 10 बार लिखा रहे, चाहे 20 बार लिखा रहे, मतलब सम संख्या जो होता है ना उतना बार लिखा हुआ रहेगा, तो सब एक दूसरा को काट कूट के क्या बन जाएगा? 0 बन जाएगा। ऑप्शन पढ़िए, ऑप्शन ए है 0 जब n एक सम संख्या होगा। कह रहा है कि अगर n सम संख्या है तो इस सब का मान 0 होगा, तो आप कहेगा कि बिल्कुल 0 होगा, और यही ऑप्शन सही है। क्यों होगा? मान लेते हैं कि n का मान क्या है? 1000 है, कि इसका मतलब है कि इस लाइन को कितना बार लिखा गया है? कितना बार मैंने आगे तक बढ़ाया? 1000 पद तक, 1000 टर्म तक बढ़ाया गया है। तो हर 2 टर्म खत्म, हर 2 टर्म मिलके खत्म, हर 2 टर्म मिलके खत्म। तो 1000 बार में 500 बार प्लस आएगा, 500 बार माइनस आएगा, तो एक दूसरा को ले दे के खत्म हो जाएगा। इसका मतलब है
कि अगर n के जगह कोई भी सम संख्या आप दुनिया का रख दीजिएगा तो आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। यदि a बटा b के पावर में x माइनस 1 अब बराबर है b माइनस a के पावर में x माइनस 3, तो x का मान क्या होगा, समझिएगा। सिर्फ बेस बराबर करने पे बनेगा b माइनस, ऐसा लग रहा है b बटा a था, यहाँ जो है b बटा a करिएगा, a बटा b उसके पावर में क्या है x माइनस 1 है, ये बराबर है किसके, b बटा में और पावर में क्या है x माइनस में 3 है, ठीक है। a बटा में b अब पावर में क्या है x माइनस में 1 है। अगर हम इसको उलट देंगे a बटा में b कर देंगे तो आप जानते हैं कि पावर में क्या लग जाएगा, -1, अब -1 इसमें गुना करिएगा तब -x, अब प्लस में क्या बन जाएगा 3। आधार बराबर नजर आ रहा है तो पावर क्या होगा, बराबर होगा, पावर को क्या कर दिए, बराबर कर दिए। x इधर आएगा तब प्लस में हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 2x, एक इधर माइनस में उधर जाएगा तब प्लस में तो क्या हो जाएगा 4, x बराबर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। हमारा आंसर क्या होगा 14 के ऑप्शन बी, x का वैल्यू क्या आ गया 2। फिर से वीडियो पॉज हो गया है, एक सेकेंड रुकिएगा। हेलो, वीडियो बार बार पॉज हो रहा है, क्वेश्चन समझा दिए, फिर से एक बार समझ लीजिएगा। क्वेश्चन में b बटा a दिया हुआ है, a बटा b बराबर x माइनस 1, अब b बटा a के पावर में x माइनस 3 दिया हुआ है। अगर हम बेस यहाँ देखिए a बटा b, यहाँ देख रहे हैं b बटा a, हम बेस तो बराबर कर ही सकते हैं। करने का रूल क्या है, जैसे अगर 4 के पावर -1 लिखा हुआ है तो 1 बटा 4 लिख सकते हैं, या फिर कोई कह रहा है कि नहीं 1 बटा 4 लिखा हुआ है तो इसको हम 4 के पावर -1 लिखेंगे, दोनों बात क्या है, सही है। तो उसी आधार पे हम b बटा a को a बटा b में कन्वर्ट किए, तो a बटा b में किए तो पावर में -1 जाएगा, अब मल्टीप्लाई होगा x माइनस 3 से, तब -1 इंटू एक्स माइनस एक्स, अब माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब हमको आधार क्या दिख रहा है, बराबर, पावर क्या होगा बराबर, तो x माइनस 1 बराबर है क्या, -x प्लस 3, इधर उधर किए x का वैल्यू क्या आ गया 2 आ गया। वीडियो पॉज हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, हालांकि देख लीजिएगा, कोई दिक्कत होगा तब बता दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दी गई कोई धनराशि एक निश्चित वार्षिक ब्याज दर पर एक वर्ष में 1250 रुपया और 3 वर्ष में 1458 रुपया हो जाती है, उसी धनराशि का उसी ब्याज दर पर 27/5 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। देखिए, उसी धनराशि का, कोई प्रिंसिपल रहा होगा बाद में पता चलेगा, उसी ब्याज पर, माने जो रेट पहले वाला लाइन में वही रेट को अभी रखना है। समय कितना है, 27/5 है। साधारण ब्याज पूछा तो मूलधन गुना में समय और गुना में दर और बटा में क्या 100, इसी का ना वैल्यू आपसे पूछा है। मतलब आपके पास क्या नहीं है, तो आप कहिएगा प्रिंसिपल भी गायब है और रेट भी गायब है, मतलब हमको प्रिंसिपल और रेट को फाइंड आउट करना पहला काम है। देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दी गई कोई धनराशि एक निश्चित वार्षिक ब्याज दर पर एक वर्ष में 1250 रुपया हो जाता है। धनराशि जो है चक्रवृद्धि ब्याज पर, सीआई का क्वेश्चन, ये बात पे ध्यान रखना है। एक साल में कितना हो रहा है 1250 रुपया, और 3 साल में कितना हो रहा है 1458 रुपया। एक बात बताइए, अगर हम डायरेक्ट इसका लॉन्ग टर्म में फॉर्मूला नहीं लगा के बनाए तो सीधा कह सकते हैं कि 1250 से हुआ कितना है, तो आप कहिएगा 1458। ये 1 साल का है लेकिन ये 3 साल का है, तो यहाँ से यहाँ के बीच में गैप कितना का है, 2 का गैप है। कितना का गैप है, 2 का। मतलब अगर हमारा वैल्यू 121/100 आता ना, तो हम डायरेक्ट इसको क्या लिखते, 11/10 और पावर में क्या 2, तब ना कहेंगे 2 बार गुना हुआ है, 11/10 ही तो 2 बार गुना हुआ होगा तब वो वैल्यू आया होगा, चाहे जो भी रेट हो 2 बार पावर में जाएगा ही जाएगा, ये बात आपको पता है। तब शॉर्टकट कैसे बनेगा वो समझिएगा, ताकि इतना लंबा नहीं मेहनत करना पड़े। देखिएगा, 1250 हुआ है 1458, बिल्कुल ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि 1458 और बटा में क्या 1250, इसको काट कुट करिए,
कितना बार काटेंगे, 2 से काटेंगे 7 बार काटेंगे, फिर 2 दूना 4, फिर 2 नमा 18, नीचे काटेंगे 1250 को 2 बार में, तो कितना आएगा, आप कहिएगा 625 आएगा। बिल्कुल ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। इतना ही काटने से नजर आ गया कि 729 माने क्या, 27 के पावर में 2, और 625 माने क्या, तो आप कहिएगा 25 के पावर में क्या, 2। कोई दिक्कत इसमें। अब 1250 रुपया 1458 रुपया हुआ है, इसका मतलब दोनों के बीच में 27/25 दो बार गुना हुआ है, वही बात तो हम लिख दिए डायरेक्ट। इसका मतलब है कि ब्याज जो है 25 पे कितना हुआ है, माने 27 हुआ है, तो ठीक है, 2 मिला है कितना पे, 25 पे। अब मल्टीप्लाई बाय में कहिएगा तो 100% कहिएगा, काट कुट करिएगा क्या आएगा, 8% आएगा। इसका मतलब है आप कह सकते हैं कि सीधा सीधी कि रेट हम शॉर्टकट माध्यम से 8% निकाल लिए। हालांकि पेपर में तो आप ये भी बात नहीं लिखिएगा, आप डायरेक्ट लिखिएगा 1458/1250 काट दिए, न चला गया 27 से 25, तो 2 मिला 25 पे गुने 100, डायरेक्ट कहिएगा कितना, 8% हो गया। आगे समझिए, प्रिंसिपल निकालना है। अब धनराशि जो है एक साल में नहीं 1250 रुपया हुआ है, तो एक साल में रेट कितना लगा है, 8% रेट लगा है। इसका मतलब अगर रेट 8% तो अमाउंट कितना, तो कहिएगा 108%। यही 108% का ना वैल्यू 1250 आपको दिया हुआ है, तो हम पूछेंगे एक का वैल्यू, तो कहिएगा एक का वैल्यू हो जाएगा, यहाँ से खट के यहाँ चला आएगा। और हम पूछेंगे 100 का वैल्यू बताइए, प्रिंसिपल 100% होता है, तो आप कहिएगा गुना में 100। कोई दिक्कत इसमें है तो बताइएगा। आगे देखिए, काट कुट यहाँ से कर दीजिए, 4 से काटिएगा, 4 दूना 8, 2 4 7 28, 4 से काटिए कितना बार में जाएगा, 25 बार में जाएगा। अब कट तो रहा नहीं है, अब यहाँ से कैलकुलेशन करिए, और कैलकुलेशन करिएगा तो किसका मान निकलेगा, 100 माने प्रिंसिपल का मान निकलेगा, तो आ जाएगा 1250 गुना में क्या 25 और बटा में क्या 27। यही क्या निकल के आया, हमारा प्रिंसिपल निकल के आया। अब देखिए इसको इस वैल्यू में रखते हैं, प्रिंसिपल की जगह क्या रखें, 1250 गुना में 25 और बटा में 27। रेट की जगह क्या रखना है, 8 रखना है, तो 8 बटा में क्या 100 और गुना में क्या होगा 27 और बटा में क्या होगा 5। 27 से 27 कट गया, 25 से 100 कट गया 4 बार में, 4 से 8 कट गया कितना बार में, 2 बार में, 5 से 1250 कट गया कितना बार में, 250 बार में, 250 गुने 2 करेंगे कितना आ जाएगा आपको, 500 निकल के आएगा। इसका मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 500 हो जाएगा। कहिए कोई दिक्कत अगर इस सवाल में है तो, थोड़ा सा शायद लॉन्ग लग रहा होगा, लेकिन उतना भी लॉन्ग है नहीं, एक बार फिर समझ लीजिए। 1250 रुपया एक साल में होता है, 3 साल में 1458 रुपया होता है। इसका मतलब है कि पैसा जो है 1458/1250 की, इसका मतलब आया कितना, कट कुट के 27/25 के स्क्वायर। हम स्क्वायर में ही कन्वर्ट क्यों करना कोशिश की, हम स्क्वायर में कन्वर्ट इसीलिए करना कोशिश की, 1 साल का 3 साल का, तो बीच में 2 साल का मामला है, तो 2 साल का मामला है तो स्क्वायर के रूप में कन्वर्ट करेंगे, 27/5 के फैक्टर में गया होगा। अब 27 रुपया हुआ कौन 25, इसका मतलब बढ़ा कितना, 2 कितना पड़ 25 पड़ा, गुना में 100%, रेट कितना निकल के आ गई, आप कहिएगा 8%। अब 1250 रुपया जो है एक साल में हुआ है ना उतना, तो 100% प्रिंसिपल 8% CI, तो इसका मतलब अमाउंट 108%, तो 108 का वैल्यू कितना 1250। तो हम कहें क्या कि एक का वैल्यू निकालें तो 1250/108, फिर क्या हम 100 का वैल्यू निकालें तो इतना गुने 100, काटे जितना आसानी से कट गया उसको काट के लिख दे, क्या निकल के आ गया हमारा, प्रिंसिपल निकल के आ गया। प्रिंसिपल भी पता है, रेट भी पता है, टाइम भी पता है, प्रिंसिपल पता है, रेट पता है, टाइम पता है, साधारण ब्याज निकालना है, मूलधन गुने समय गुने दर और बटा में 100, काट कुट किए सिंपल 500 आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में 5 और तिहाई समकोण डिग्री के है, 5 और तिहाई समकोण डिग्री के है। ये क्वेश्चन इरर लग रहा है, कमेंट में बताइएगा सही क्वेश्चन क्या था, ये क्वेश्चन इरर लग रहा है। 5 और तिहाई समकोण डिग्री, तिहाई समकोण तो समकोण 90 डिग्री का, तिहाई माने 30 डिग्री, और 5 का कोई लॉजिक ही नहीं लग रहा है कि 5 क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में 1/4
प्लस 1/4 × 5, 1/4 × 5, इतना तो जोड़ है ये, आप इसको गुनो डायरेक्ट कर सकते हैं, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। थोड़ा सा आसान हो सकता है अगर हम 1/4 कॉमन ले लेते, 1 प्लस इधर बच जाएगा 1/5, इधर बच जाएगा 6×5 = 30, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। एलसीएम कितना हो गया, 30 हो गया, यहाँ हो जाएगा 30, यहाँ हो जाएगा 6, यहाँ हो जाएगा 1, इधर क्या रह गया 1/4, 30 6 36 1 37, तो 1/4 और गुना में कहिए कि 37/30, मतलब कि 37 में क्या 120, काट कुट करिएगा, 12 से काटिए 37 को, 12 तिया क्या 36, कितना आया 1 आया। अब 1 अगर आया है तो कटेगा नहीं, दशमलव बैठा के आप क्या लाइएगा 0 लाइएगा, तो ठीक है 0 लाइएगा तब बनेगा 10, तो यू नहीं कटेगा। फिर एगो 0 देके 0 बैठेगा, बढ़िया 0 हटाए, ई जो बटन अब बाकी आगे करना नहीं, ई जो एगो 0 छोड़े हैं वो तो नीचे है ये है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 0.308, 0.308 आंसर 308। चलिए अगर हमको 308 आया है माने 0.308 आया है, तो इसको हम अप्रोक्स 0.31 नहीं कह सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, ऑप्शन ए आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 में आइए, x माइनस वाई का होल क्यूब प्लस वाई माइनस में जेड का होल क्यूब प्लस जेड माइनस एक्स का होल क्यूब बराबर वाट। देखिए ये तो सीधा लॉजिक है, ए क्यूब प्लस में बी क्यूब प्लस में सी क्यूब, ये 3abc होता है कब, कंडीशन है कि अगर a प्लस में b या प्लस में c किसके बराबर हो, 0 के बराबर हो। तो x माइनस वाई में y माइनस जेड को जोड़िएगा, y से y खत्म, इस तीनों को जोड़ रहे हैं, z माइनस एक्स को जोड़िएगा, z से z खत्म, x से x खत्म। इसका मतलब अगर हम उधर वाला पूरा मटेरियल को x माइनस वाई को a मानते हैं और y माइनस जेड को b मानते हैं और z माइनस एक्स को c अगर मानते हैं, इसका मतलब क्या समझ में आया, a प्लस बी प्लस सी 0 है, इसका मतलब ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू 3abc के बराबर होगा। तो 3a b और c यहाँ दिख गया, ऑप्शन बी हमारा क्या होगा, आंसर होगा। फिर से वीडियो पॉज हो गया, बार बार वीडियो पॉज हो रहा है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ए प्लस बी प्लस सी 0 है तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू 3abc के बराबर है। क्वेश्चन नंबर 19 में आइए, छोटी और बड़ी पुस्तकों का अंकित मूल्य क्रमशः 10 रुपए और 15 रुपए है, ठीक है। छोटी वाली बुक है उसका कीमत कितना, बड़ी वाली बुक का कीमत 15 रुपया। एक छात्र ने कुल 5% की छूट पर 5 दर्जन छोटी, अच्छा 5 दर्जन छोटा, इसका मतलब 12 25 60 हुआ ना छोटका किताब, ठीक है। 10 दर्जन, कितना दर्जन, 10 दर्जन बड़ी पुस्तक, एक दर्जन में 12 को, तो 10 दर्जन में कितना होगा 120 को, माने छोटा पुस्तक कितना लिया 60 को, बड़ा पुस्तक कितना लिया आप कहिएगा 120 को। कुल छूट राशि ज्ञात कीजिए, माने टोटल छूट ओवरऑल कितना का है वो बताना है आपको, ठीक। देखिए कितना पर खरीदा है छूट पर, 5% का छूट पे। 10 रुपए 60 को खरीदिएगा कितना रुपया लगेगा 600, 15 रुपए 120 को खरीदिएगा तो कितना रुपया लगेगा, तो आप कहिएगा 1800 रुपया लगेगा। टोटल पैसा कितना आप लगा दिए, आप कहिएगा 2400 रुपया हम मार्केटिंग कर लिए, ठीक है। आगे देखिए 5% का छूट पर, तो 2400 रुपया पे आपको कितना का बचत हो जाएगा 5% का, तो कहिएगा 24 पचे कितना 120 रुपया का हम क्या कर लिए, बचत कर लिए, मतलब ऑप्शन नंबर सी क्या होगा हमारा आंसर होगा। आइए लास्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा वीडियो आज बार बार पॉज हो गया है इसके लिए सॉरी। देखिए क्वेश्चन नंबर 20, tan 2 थीटा बराबर cot थीटा प्लस 60, तो थीटा का मान क्या होगा, सिंपल बात है हम जानते हैं tan 90 माइनस में थीटा बराबर में क्या cot थीटा, या फिर cot 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा। यहाँ चलिए इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, cot 90 माइनस में 2 थीटा अब बराबर में क्या cot थीटा अब प्लस में क्या 60 डिग्री, cot इतना डिग्री बराबर cot इतना डिग्री, माने दोनों डिग्री बराबर ना, तो 90 माइनस 2 थीटा अब बराबर में थीटा प्लस में 60। आगे देखिएगा 30 इधर जाएगा तो 3 थीटा, तो थीटा बराबर क्या डिग्री हो जाएगा 10 डिग्री, आंसर हो गया। थीटा बराबर कितना हो गया 10 डिग्री, आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में दिख नहीं रहा है, ऑप्शन इनमें से कोई नहीं एक होना चाहिए था, एक बार फिर चेक कर लेते हैं।
tan 2 थीटा है, तो tan 90 माइनस थीटा हम जानते हैं cot थीटा होता है, तो ये tan 2 थीटा की जगह हम cot 90 माइनस 2 थीटा लिख सकते हैं। यहाँ जैसे था ये पूरा बात को यहाँ हम ऐसे उतार दिए हैं। cot इतना डिग्री बराबर cot इतना डिग्री, इसका मतलब दोनों डिग्री भी बराबर है, तो 90 माइनस 2 थीटा बराबर है क्या, थीटा प्लस 60। इस 60 को इधर बुला लिए, 90 माइनस 60 क्या, 30 डिग्री। ये माइनस 2 थीटा उधर चला, थीटा प्लस 2 थीटा कितना, 3 थीटा, तो थीटा बराबर कितना आएगा, 10 डिग्री आएगा। कोई ऑप्शन नहीं है, थोड़ा सा इधर है, कोई दिक्कत नहीं है। 20 क्वेश्चन समाप्त हो गया। बाकी अगर कोई दिक्कत हो आप बताइएगा, इसका हो सकता है सॉल्यूशन ग्रुप में भेजवा दिया जाएगा। बाकी थोड़ा सा एडजस्ट करिएगा, और कोई क्वेश्चन में डाउट है तो आप बता दीजिए। क्वेश्चन में वीडियो पॉज था, समझ नहीं पाया, उसको फिर से अपलोड कर दिया जाएगा शॉर्ट वीडियो बना के। चलिए ठीक है, थैंक यू।